आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले यानी कि 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी जो हर एंगल से कैटास्ट्रोफिक थी। एक पूरे युग का अंत हो गया और आज तक उस एक घटना के असर हमें आज तक देखने को मिलते हैं। डायनासोर जो कई मिलियन सालों तक पृथ्वी के किंग यानी राजा थे, वो अचानक कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। क्या ये एक एस्ट्रॉइड था जो उनका अंत का कारण बना, या पृथ्वी के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल कर दिया, नामुमकिन कर दिया। क्या ये एक्सटिंक्शन, क्या ये विलुप्त होना इतना सडन था जितना लगता है, या एक ग्रेजुअल प्रोसेस था? आज के वीडियो में हम इस रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे और उन सभी साइंटिफिक थ्योरीज को डिटेल में समझेंगे जो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सागर, और आप देख रहे हैं क्लेवर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्री हिस्टोरिक एडवेंचर को, जिसमें हम बात करने वाले हैं द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ? तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक बात जाननी जरूरी है कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन यानी कि उनका विलुप्तीकरण एकदम से नहीं हुआ। ये क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट का हिस्सा था जो पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन में से एक था। तो दोस्तों, बेसिकली आज तक दुनिया में बहुत सारे अलग तरह के एक्सटिंक्शन होते रहे हैं। हमारी 450 करोड़ साल की अगर इतिहास में देखें तो लगभग हमारे धरती पर 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। उन 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन को अलग अलग रूप में जाना जाता है, जिसमें से बहुत सारे मेन अलग अलग स्पीशीज खत्म हो गई। दोस्तों, जो हम 5 मेन एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले था लेट ऑर्डोविशियन, जो कि हमारे पहले लाइफ फॉर्म्स को खत्म करने जैसा था। फिर आया लेट डेवोनियन, फिर आया लेट पर्मियन, उसके बाद लेट ट्रायसिक जो कि डायनासोर्स को एक तरह से आधा खत्म कर गया था। उसके बाद डायनासोर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आया था क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन इवेंट। और ये सभी 5 इवेंट्स काफी ज्यादा कैटास्ट्रोफिक और डरावने थे। लेकिन अगर हम बात करें सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफिक के बारे में, तो ये क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट ही सबसे बड़ा था, जिसने नए मायनों में धरती पर एक नए युग का जन्म दिया। और इसने डायनासोर को खत्म करने वाला जो युग था, इसने धरती पर मौजूद 75% से भी ज्यादा प्रजातियों को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और इसीलिए इस इवेंट को सबसे ज्यादा खतरनाक भी कहा जाता है। लेकिन एक्सटिंक्शन का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया। ये एक प्रोसेस था जो कई सालों तक चलता रहा, कई हजारों सालों तक चलता रहा, और जिसने पृथ्वी के इकोसिस्टम को धीरे धीरे कोलैप्स किया। दोस्तों, जैसे हम अभी आज बात करते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इधर उधर हमें दिक्कत दे रहा है, उसी तरह डायनासोर्स के टाइम पे भी क्लाइमेट चेंज चल रहा था, पर वो उतना ग्रेजुअली चल रहा था कि उन्हें पता नहीं चल रहा था। और बेसिकली डायनासोर्स ने समझदार नहीं थे कि वो चीज समझ पाए। और जब हम बेसिकली बात करते हैं कि एक एस्ट्रॉइड ने उन्हें खत्म किया, वो इवेंट उनका एक मेन कैटलिस्ट बना उस चीज को पूरा करने के लिए। लेकिन डायनासोर्स का खत्म होना तय था, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन असली सवाल ये है कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ कैसे? क्या ये एक एस्ट्रॉइड था या कुछ और, जिसने पृथ्वी के इतिहास के सबसे शक्तिशाली जानवरों को खत्म करके रख दिया? हम इंसान अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन अगर आप डायनासोर्स के बारे में सोचे तो डायनासोर्स ने धरती पर 15 करोड़ साल से भी ज्यादा राज किया था, जो हमें यह दिखाता है कि डायनासोर्स अपने आप में कितने ज्यादा मजबूत जानवर थे। अभी हम इंसानों को पैदा हुए 2 लाख साल से भी ज्यादा नहीं हुए। जो अभी हम होमो सेपियंस के बारे में बात करते हैं, हमारा जन्म आज से लगभग 2 से 2.5 लाख साल पहले हुआ था। लेकिन एक डायनासोर पर्टिकुलर जीनस था, वो 15 करोड़ साल तक राज करता रहा था, जो कि हमें डायनासोर्स की मजबूती के बारे में दिखाता है। तो वैसे सीधे एंगल से साफ साफ देखें तो डायनासोर्स के अंत के पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसके बारे में बहुत बात होती है। लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे मेन जो कि 2 थ्योरीज हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, सभी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे तो वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और इस वीडियो को देख के आप बोर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी सभी थ्योरीज में सबसे पहली और सबसे मेन है एस्ट्रॉइड इंपैक्ट थ्योरी, जो एक तरह से एक अपफ्रंट और मुख्य रीजन भी था। एक सडन डेथ ऑफ ऑल द बिग डायनासोर्स जो हुआ था, वो बेसिकली इसी एस्ट्रॉइड स्ट्राइक की वजह से हुआ था। आज से 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, पृथ्वी से एक बंदूक की गोली से 3 गुना तेज रफ्तार से आकर टकराया। यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में गिरा था, और इस टकराव के प्रभाव ने पृथ्वी के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट के बाद क्या क्या हुआ, ये चीज बहुत ही ज्यादा एक तरह से अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। कुछ साइंटिस्ट कुछ कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कुछ बात करते हैं, लेकिन बेसिकली एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे सब बात मानते हैं। इसी वजह से हम इसी को फॉलो करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इंपैक्ट के बाद, टकराव के तुरंत बाद पृथ्वी के अंदर भूकंप शुरू हो गए, जो कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रक्चर को तोड़ने लगे। जैसे हम आज के समय में धरती देखते हैं तो वो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स से बटी हुई है, लेकिन डायनासोर्स के टाइम पे वो अलग 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। हम बेसिकली एक ही पूरा सुपर कॉन्टिनेंट में डायनासोर्स रहते थे, और इसी वजह से इस इंपैक्ट का असर इतना ज्यादा हुआ था। पृथ्वी के सरफेस पर इसी इंपैक्ट की वजह से 15 से लेकर 20 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आए, जिसने पूरी धरती को एक तरह से हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये भूकंप इतने ज्यादा बड़े थे कि आज के समय में अगर ये आ जाए तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा और हम बेसिकली स्टोन एज में चले जाएंगे। तो सोचिए, जिन जानवरों के पास ज्यादा दिमाग भी नहीं था, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको तो ये समझ में भी नहीं आया कि उनका अंत होने वाला है। इतने बड़े इंपैक्ट की वजह से, इतनी तेज भूकंप की वजह से बहुत सी विशाल सुनामियां भी आई, जो कि समुद्री जीवन के लिए एक मौत का समुद्र बन गई थी। समुद्र में जो भी जानवर
मौजूद थे वो उन वेव्स की वजह से बाहर आ गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जो जानवर समुद्र के किनारे रहते थे उनके लिए तो सुनामी ही उनको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ सुनामी की बात है। सुनामी के बाद इंपैक्ट की वजह से एक ग्लोबल फायर स्टॉर्म हुआ, जिसमें हर जगह से आग फैलने लगी। जंगल, ग्रासलैंड और सब कुछ जो जल सकता था वो जलने लगा। पूरी दुनिया में एक आग जैसी लग गई थी। अब सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में आग कैसे लग गई। तो दोस्तों जो बेसिकली जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने दुनिया के बहुत से अलग अलग इलाकों में बहुत अलग अलग तरह की डेब्री फेंक दी थी, मतलब जलता हुआ मलबा फेंक दिया था, जिसकी वजह से जो भी जलने वाले घास फूस थे, उस टाइम पे पेड़ नहीं थे। जो हम घास आज के टाइम में देखते हैं वो घास उस टाइम पे मौजूद नहीं थी। और इसी वजह से जो भी उस टाइम पे अलग तरह की घास थी या फिर अलग तरह की ज्वलनशील चीजें थी वो बहुत ही तेजी से जलने लगी, जिसने डायनासोर्स को कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया। और दोस्तों एस्टेरॉयड इंपैक्ट के साथ साथ इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स रीजन, जो कि उस टाइम पे वोल्केनिक इरप्शंस के लिए जाने जाते थे, वो लगातार वोल्केनिक इरप्शन वहां पे होते रहे, जो कि आने वाले कई हजारों सालों तक चले। तो आप समझ रहे हैं बेसिकली जो ये एस्टेरॉयड इंपैक्ट था ये एकदम से हुआ था, लेकिन जो आने वाले समय में होने वाला था वो ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होने वाला था। ये वोल्केनिक इरप्शंस कई हजारों सालों तक चलते रहे। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर में छोड़ दी गई, बहुत भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में भरती गई ये गैसेस, जिसने पृथ्वी के टेम्परेचर और ओशन की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया, बहुत ज्यादा बदल दिया। ओशन एसिडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने मरीन लाइफ को लगभग एक्सटिंक्ट कर दिया और पानी में रहने वाले सभी बड़े जीवों को मारने का कारण बना। पानी में जितने बड़े बड़े जीव थे लगभग सब खत्म हो गए, खासतौर पे जो भी बड़े डायनासोर, मोजासोरस या फिर जो बड़े डायनासोर रहते थे वो लगभग खत्म हो गए थे। और जो बेसिकली शार्क्स और कुछ तरह की मछलियां थी वो उस टाइम पे सर्वाइव कर गई थी। लेकिन दोस्तों ये तो हो गई पहली थ्योरी। अब हम अगले थ्योरी के बारे में बात करें तो आज के टाइम में जहां हम एस्टेरॉयड थ्योरी के साथ साथ प्रेजेंट डे में साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज पे बात करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर थ्योरी है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, वो है कॉम्बिनेशन थ्योरी, जो कि कहती है ना कि सिर्फ एस्टेरॉयड इंपैक्ट और ना ही सिर्फ वोल्केनिक इरप्शंस ने अकेले ऐसा कुछ किया, बल्कि इन दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट हुआ जिसने धरती पर राज करने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स को खत्म कर दिया। एस्टेरॉयड ने ग्लोबल शॉक दिया जिससे धरती जल्दी रिकवर नहीं कर पाई, और वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी ने एनवायरनमेंट को इतना होस्टाइल कर दिया कि वहां पे डायनासोर्स अडेप्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों हम बात करें कि एक्सटिंक्शन का प्रोसेस हुआ कैसे, यानी कि शुरू कैसे हुआ। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एस्टेरॉयड कैसे गिरा, उसके बाद वोल्केनोज ने कैसे पूरे एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया। लेकिन अब अगर हम डायनासोर्स के खत्म होने के बारे में बात करें तो एक्सटिंक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट का रिजल्ट नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था जो कई फेजेस में हुआ था। इस एक्सटिंक्शन का सबसे पहला फेज था फेज 1, जो कि था एस्टेरॉयड इंपैक्ट। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो एक धमाका हुआ जो हिरोशिमा नागासाकी के मुकाबले 10 बिलियन टाइम्स यानी कि 1000 करोड़ गुना ज्यादा ताकतवर था। ये इंपैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसने डेब्री यानी कि जो मलबा था उसको एटमॉस्फेयर में लगभग 100-150 किलोमीटर ऊपर तक फेंक दिया, और इसी से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एक धूल से भर गया था। इस धमाके ने एटमॉस्फेयर में डस्ट और डेब्री को भर दिया, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गई, और सनलाइट ब्लॉक होने का सबसे बड़ा एक कारण बन गया कि पूरी दुनिया पे एक न्यूक्लियर विंटर आ गया, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाई। और दोस्तों धरती पर सूरज की रोशनी ना पहुंचने का मतलब था कि धरती पे दूसरा फेज शुरू हुआ इस एक्सटिंक्शन का, जिसे हम कहते हैं फेज 2, जो था ग्लोबल कूलिंग। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से टेम्परेचर एकदम से गिर गया। ये एक आइस एज जैसा माहौल बन गया था जिसमें सभी प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए। उस समय बेसिकली वैसे भी बहुत ज्यादा पेड़ या फिर बहुत ज्यादा घास मौजूद नहीं थी, लेकिन जो उस टाइम पे मौजूद थी वो भी सनलाइट ना आने की वजह से धीरे धीरे मुरझा गई और खत्म हो गई। और क्योंकि धूप ना आने की वजह से फोटोसिंथेसिस बंद हो गया था, तो इसी वजह से पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। जो हर्बीवोर्स थे यानी कि जो शाकाहारी डायनासोर्स थे, उनके पास खाने के लिए कोई भी पौधा नहीं बचा, कोई प्लांट नहीं बचे। और क्योंकि हर्बीवोर भूख से मरने लगे तो कुछ टाइम तक तो कार्निवोर्स के लिए बहुत ज्यादा मजे थे, उन लोगों को लगातार खाने के लिए चीजें मिल ही रही थी। लेकिन एक टाइम पे जब वो हर्बीवोर जानवर भी खत्म हो गए तो उसके बाद कार्निवोर्स के पास भी खाने के लिए, शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा। वेलोसिरैप्टर, टी-रेक्स या फिर जो जितने बड़े बड़े डायनासोर्स के बारे में हम आज के टाइम में जुरासिक वर्ल्ड या बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखते हैं, वो सब इसी कारण की वजह से मरे, क्योंकि वो अपने आप में इतने ज्यादा सफल थे कि वो इन सब चीजों की वजह से बच जाते। जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ, वोल्केनिक इरप्शन था, वो इतने समझदार थे कि उन सब चीजों से बच सकते थे, लेकिन खाने की कमी से बचना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। उसी के साथ डेक्कन ट्रैप से निकल रहे जो वोल्केनिक इरप्शंस थे, उन्होंने एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज्यादा भर दिया कि धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया। धरती पर बहुत तेज टेम्परेचर बढ़ने लगा था, और एकदम से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब बाद में सनलाइट ब्लॉक हो गई तो वो टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया, और कोई भी बड़ा लाइफ फॉर्म इतनी आसानी से इस चेंज को जल्दी सह नहीं सकता। और दोस्तों ये तो था हमारा फेज 3, और हमारा फेज 4 शुरू हुआ जब मास एक्सटिंक्शन कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस कई हजार सालों तक चला। अब इतना मानिए लगभग 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड गिरा था,
और ये प्रोसेस आने वाले 10-12 हजार सालों तक चला था, जिसमें धीरे धीरे करके डायनासोर्स और उनके साथ कई अलग तरह की दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती गई। आज के टाइम पे हम सिर्फ डायनासोर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी स्पीशीज थी जिसके बारे में हम भूल गए हैं या फिर हमें पता नहीं चला है। जब एस्टेरॉयड इंपैक्ट का असर खत्म हुआ, तब तक वोल्केनिक इरप्शन ने धरती को अनइनहैबिटेबल, ना रहने लायक बना दिया था। और जब ये सारा एक्सटिंक्शन का इवेंट खत्म हुआ तो धरती पर रहने वाला कोई भी ऐसा जानवर नहीं बचा था जिसका वजन 25 किलो से ज्यादा बचा हो, या फिर जो 4 पैरों पे चलता हो। जो कुछ जानवर मौजूद थे वो भी पानी के नीचे मौजूद हो गए थे, और कुछ बड़े बड़े जानवर जो कि हम शार्क या फिर जो क्रोकोडाइल आज के समय में देखते हैं, मगरमच्छ देखते हैं, ये सभी पानी के नीचे रहकर बच गए थे। लेकिन दोस्तों बात करें अगर कब और कहां ये सब हुआ, तो ये सब तो लगभग सभी जानते हैं। डायनासोर का एक्सटिंक्शन लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ था। ये वो समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर्स हर जगह पाए जाते थे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन हर जगहों पे हमें डायनासोर्स देखने को मिलते थे। बस हमें डायनासोर्स उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे रीजन्स में नहीं देखने को मिलते थे। इस एक्सटिंक्शन इवेंट का एपिसेंटर था मेक्सिको का युकाटान पेनिनसुला, जहां चिक्लोप्सर एस्टेरॉयड गिरा था। ये जगह आज भी एक मैसिव क्रेटर के फॉर्म में दिखाई देती है, जो कि आज के टाइम में अगर आप वहां पे देखने जाएंगे तो एकदम से तो आपको कोई बड़ा गड्ढा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने वहां के बारे में देखा, उसको एक बार रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि जब ये एस्टेरॉयड वहां पे गिरा होगा तो उसका क्रेटर यानी कि उसका जो इंपैक्ट क्रेटर था वो 160 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा, जो कि हमें इस इंपैक्ट की ताकत के बारे में बताता है। 160 किलोमीटर अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, और खासतौर पे जब एक 10 से 12 मीटर चौड़ा मीटियोर या फिर मीटेरॉइड धरती पर गिरता है तो बड़े से बड़े शहर तबाह हो जाते हैं। और सोचिए इतना बड़ा 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा था, अगर वो धरती पर गिरेगा तो धरती का क्या हाल होगा। दोस्तों डायनासोर्स के बाद कौन बचा? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि डायनासोर्स के बाद बचा कौन, क्योंकि हमें तो लगभग यही बताया जाता है कि लगभग धरती पे सब खत्म हो गए थे। और अब हम बात करें तो डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद भी ऐसी बहुत सी स्पीशीज थी जो सर्वाइव कर गई थी, बच गई थी, क्योंकि वो होस्टाइल कंडीशंस को अडेप्ट कर सकती थी, उसमें रहना वो सीख चुकी थी। क्योंकि आप इतना कह लीजिए वो मजबूत थी या फिर वो समझदार थी। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे तो ये बात सही नहीं है। डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स यानी कि जो उनके पूर्वज थे वो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, जो कि बर्ड्स, आज के टाइम में आप ज्यादातर जो पंछी देखते हैं वो ज्यादातर पंछी उस समय के डायनासोर्स के डिसेंडेंट हैं, उनके आने वाले एंसेस्टर्स हैं, जो कि सुनने में काफी ज्यादा अजीब सी बात लगती है। उस टाइम पर धरती पर राज करने वाले इतने बड़े जानवर आज के टाइम में बस एक पंछी बन गए हैं, जो कि हर बड़े जानवर से घबराते हैं। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नहीं पता होगी, आज के वक्त में जो एक मुर्गी होती है, जो एक हैन होती है, वो हमारे प्रेजेंट डे में मौजूद एक टीरेक्स डायनासोर के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, जो कि सोचकर बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक लगता है। जो जानवर अपने वक्त में हर जानवर को खा जाता था, आज के टाइम में उसे हर जानवर खा जाता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा मजाकिया भी लगता है। और दोस्तों उसी के साथ छोटे मैमल्स यानी कि जो स्तनपायी थे, जैसे कि रोडेंट, छोटे छोटे चूहे जैसे एक जानवर थे अलग से, वो धीरे धीरे इवॉल्व करते गए, जिन्हें आगे बढ़कर वो कई सारी अलग अलग ब्रांचेस और नई जीनस बनी, जिन्होंने हम इंसानों को भी जन्म दिया। तो दोस्तों हम बात करें जो भी 5 अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें से 5 में से सबसे नए और सबसे एडवांस जो है वो मैमल्स ही हैं, क्योंकि हम मैमल्स इस एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद पैदा हुए थे और हम सभी इन एक्सट्रीम कंडीशंस को रहना जानते हैं। और दोस्तों रेप्टाइल और एम्फीबियन सबसे पुरानी स्पीशीज में से एक है जो धरती पर मौजूद है, और इसी वजह से वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में भी सक्षम रहे थे, जीने में सक्षम रहे थे। और मगरमच्छ सबसे बड़ा रेप्टाइल था जो इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट को सर्वाइव कर गया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ तब का मगरमच्छ और आज के मगरमच्छ लगभग बराबर ही है, लगभग साइज में थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन पिछले 10 करोड़ सालों से मगरमच्छ में कोई भी अंतर नहीं आया है, और ये आज भी वैसा ही है जैसे डायनासोर्स के वक्त में पाया जाता था। ये एक्सटिंक्शन एक तरह से मैमल्स के उदय का कारण बना, जो इवेंचुअली हमें ह्यूमंस तक ले गया। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्सटिंक्शन होते ही जैसे ही डायनासोर्स खत्म हुए वैसे ही हम इस साइड इंसान पैदा हो गए थे, तो आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा आगे बहुत तेज भाग रहे हैं। दरअसल इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर था। अगर आप एक टाइमलाइन फॉलो करें तो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और हम इंसानों का जो पहला उत्पत्ति थी वो जो होमो सेपियंस की हम बात करते हैं, हम पहली बार 2 से 2.5 लाख साल पहले धरती पर दिखे थे। अगर हम आप प्राइमेट्स की बात करें तो लगभग 50 लाख साल पहले पहले प्राइमेट्स धरती पर इवॉल्व होना शुरू हुए थे। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। हम डायनासोर्स के खत्म होने के 6 करोड़ साल बाद पहली बार हमारे कोई एंसेस्टर्स हमें देखने को मिले थे। उसके बाद होमो इरेक्टस जो कि हमारी पहली होमो सेपियंस स्पीशीज मानी जाती है, हमारी होमो जीनस की पहली स्पीशीज मानी जाती है, जो सीधा खड़ा हो सकते थे, वो आज से 20 से 22 लाख साल पहले हमें दिखाई दिए थे। तो हम इंसान बेसिकली कहें तो 50 लाख साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं, और यही हमें डायनासोर्स के बारे में दिखाता है कि डायनासोर्स कितने ज्यादा मजबूत थे।
कि वो 15 करोड़ सालों तक इस धरती पर सर्वाइव किए थे, जबकि हम आज इंसान जो पिछले 2 लाख साल से इस धरती पर रह रहे हैं खुद ही धरती को खत्म करने की कगार पे खड़े हुए हैं। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन ने पृथ्वी के हर इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। प्लांट्स, ओशंस और क्लाइमेट सब कुछ एक नए बैलेंस की तरफ बढ़ा। इस इवेंट के बाद मैमल्स का एवोल्यूशन फास्ट ट्रैक पर आ गया, जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हो गई। नहीं तो हो सकता था अगर डायनासोर्स ना खत्म होते तो हम कभी इंसान पैदा ही ना होते। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर था जो पृथ्वी के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया इसने। लेकिन सोचिए, अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता ही नहीं तो क्या हम ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हो पाता? हो सकता है कि डायनासोर्स आज भी पृथ्वी के किंग होते, पृथ्वी के राजा होते, और हम बस एक साइंस फिक्शन की कहानी होते जो कि हम कभी मौजूद ही ना होते। ये एक्सटिंक्शन हमें ये भी सिखाता है कि पृथ्वी एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्लेनेट है और इसके नेचुरल फोर्सेस कितने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये लगातार अलग अलग स्पीशीज को खत्म करने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। और हम इंसानों को तो इस बात और इन सभी इवेंट्स के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर आज डायनासोर्स खत्म ना हुए होते तो हम इंसानों का जन्म कभी ना हुआ होता और आज मैं आपके सामने वीडियो भी ना बना रहा होता, ना आप अपने फोन में इस वीडियो को देख रहे होते। और दोस्तों, आज भी इस विशाल पृथ्वी पर उन्हीं का राज होता जो कि हमें आज भी, जैसे हम जुरासिक वर्ल्ड पिक्चरें जो होती हैं उसमें हमें यही देखने को मिलता है। लेकिन हमें एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि जैसे 5th मास एक्सटिंक्शन इवेंट ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया, वैसे ही एक 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट भी शुरू हो चुका है जिसका नाम है होलोसीन इपोच मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जो हम इंसानों के अंत का कारण बनेगा। और अगर जल्दी हमने अपने इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं दिया तो हम भी धीरे धीरे डायनासोर्स की तरह तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप इन सभी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी डायनासोर्स के बारे में पता चल सके और उन्हें ये भी पता चल सके कि कैसे डायनासोर्स खत्म हुए। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।